डोडो टीवी। विकास को आज ऑफिस से निकलने में देरी हो गई। उसने जल्दी जल्दी कुछ फाइल्स अपनी ब्रीफकेस में रखी और भागता हुआ बाहर की तरफ आया। उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, बस कुछ कुत्ते हैं जो उसकी तरफ देखकर लगातार भौंके जा रहे हैं। विकास को यह सब बहुत अजीब लगा। इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी इतनी शांति कैसे हो गई? पहले तो देर रात तक सारी दुकानें खुली रहती थी और सड़क पर भी लोगों की चहल पहल रहती थी, लेकिन आज तो जैसे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये सोचता हुआ विकास अपनी कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी विकास ने साइड मिरर में देखा कि वो कुत्ते भौंकते हुए उसकी कार का पीछा करने लगे हैं। विकास ने कार की स्पीड बढ़ा दी। वो कुत्तों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। वो थोड़ी दूर गया ही था कि उसने देखा सामने सड़क पर एक औरत एक छोटे बच्चे को गोद में लिए बैसाखियों के सहारे लंगड़ा कर चलती हुई जा रही है। उसकी बैसाखियां उसके हाथों से बार बार छूटकर नीचे गिर रही हैं। विकास को उस पर दया आ गई। विकास भी उसी रास्ते ही जा रहा था, तो उसने सोचा कि उस बेचारी गरीब की मदद कर दे। इसलिए विकास उसके पास गया। अंधेरे की वजह से विकास को उस औरत का चेहरा साफ दिख नहीं पा रहा था। विकास ने बोला, माँ जी, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? देखिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। आपके साथ ये बच्चा भी तो है, आखिर इसे लेकर आप कब तक चलती रहेंगी? पर न जाने क्यों विकास की बात सुनकर वो औरत उस पर चिढ़ गई और गुस्से में बोली, तू देगा? हाँ, तू देगा मुझे लिफ्ट? चल जा यहाँ से। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। अरे माँ जी, देखिए, मुझे भी फिजूल में किसी की मदद करने का कोई शौक नहीं है। वो तो मैं आपकी लाचारी देखकर आपको लिफ्ट देने आ गया, लेकिन आप हो कि मुझे ही तेवर दिखा रही हो। अगर आपको लिफ्ट नहीं चाहिए तो मुझे क्या, मैं तो चला अपने रास्ते। भाई, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये कहकर विकास वहां से आगे निकल गया। वो कुछ 3-4 किलोमीटर दूर जा चुका था। वो अपने में मगन कुछ गुनगुनाता हुआ धीमी गति से आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक थोड़ी दूरी पर वही औरत अपने बच्चे के साथ फिर विकास को दिखाई दी। उसे देखकर विकास के चेहरे से तो जैसे हवाइयां ही उड़ गई। आखिर वो औरत इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आ गई? ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गई? लगता है इन गलियों से कोई शॉर्टकट रास्ता निकलता होगा। जरूर ये वहीं से आई होगी। विकास ने अपने आप को समझाया, लेकिन इस बार वो औरत सड़क पर बैठी अपनी बैसाखियों की मदद से उठने की कोशिश कर रही थी। उसका बच्चा उसके बगल में ही बैठा रोए जा रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उठ नहीं पा रही थी। विकास को उस पर दया तो आ ही रही थी, लेकिन उसने एक बार सोचा कि कहीं वो फिर से मुझे भला बुरा न कहते। ये सोचकर विकास ने उस औरत की मदद न करने का मन बना लिया, लेकिन उसके बच्चे को रोता हुआ देखकर विकास का दिल पिघल गया और वो अपनी कार लेकर फिर उस औरत के पास पहुंच गया। देखिए माँ जी, मुझे गलत मत समझिए, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने घर का पता बताइए, मैं आपको अपनी कार से आपके घर तक छोड़ दूंगा। अरे, अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करिए। इस बच्चे को लेकर कहाँ भटकती रहेंगी आप? विकास ने ये बात बोली ही थी कि वो औरत फिर से विकास पर भड़क उठी। क्यों करना चाहता है तू मेरी मदद? मैंने तुझे एक बार कहा ना कि मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तू यहाँ क्यों आया है? भाग जा यहाँ से, चल भाग। वो औरत विकास को खरी खोटी सुनाने लगी, लेकिन इस बार विकास ने उससे कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। विकास ने मन बहलाने के लिए कार का स्टीरियो ऑन किया और एक क्लासिक सॉन्ग लगाया। गाने के मजे लेते हुए विकास अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी कार पार्क की और उतरकर घर जाने ही वाला था, तभी सामने उसने जो देखा उससे विकास के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सामने वही औरत अपनी बैसाखियों के सहारे विकास के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके साथ उसका बच्चा नहीं था। विकास उसे देखकर बहुत डर गया।
डर के मारे वो कांपने लगा। वो भागने की कोशिश करता इससे पहले ही उस औरत ने अपनी बैसाखियां फेंक दी और दौड़ती हुई विकास के ऊपर कूद पड़ी। विकास डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। क्यों? तू मेरी मदद करना चाहता था ना? हाँ, चल उठ, कर अब मेरी मदद। चल उठ, जल्दी उठ, कर मेरी मदद। बिठा मुझे अपनी कार में, बिठा। विकास बहुत डर गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक सब शांत हो गया। लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बिस्तर पर था। वो बिस्तर से उठा और गहरी सांस लेने लगा। तभी उसके बगल में सोया उसका दोस्त पंकज उठकर बोला, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? तू ऐसे अचानक क्यों उठ गया? कोई बुरा सपना देखा क्या तूने? विकास दोनों हाथों से अपने चेहरे को छूते हुए बोला, हाँ पंकज, वो सपना ही था। मैंने बुरा सपना देखा, बहुत बुरा, लेकिन मैं ठीक हूँ। तू सो जा। विकास की जान में जान आ गई और वो फिर से सो गया। फिर अगली रात विकास पंकज के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। दोनों ने थोड़ी शराब पी रखी थी और विकास फुल स्पीड में कार दौड़ा रहा था। अरे विकास भाई, कार थोड़ी धीरे चला यार, हमें घर जिंदा पहुंचना है। अगर इस स्पीड में कोई दुर्घटना हो गई तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे भाई। अरे भाई पंकज, तू मेरी ड्राइविंग पर शक करता है? यार तू फिक्र मत कर, मैं तुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने दूंगा। आखिर तू ही तो मेरा जिगरी यार है। दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी अचानक विकास ने कार की ब्रेक लगाई। कार स्लिप करती हुई थोड़ी दूर जाकर रुक गई। क्या हुआ भाई, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? भाई सामने देख, वो औरत, ये वही औरत है जो कल मेरे सपने में आई थी। ये वही है, ये मुझे मार देगी। मुझे बचा ले पंकज, मुझे बचा ले। भाई ये तू क्या बोल रहा है? कौन औरत है? मुझे तो कोई नहीं दिख रही है। भाई वो बैसाखी लिए सामने ही तो खड़ी है। वो मुझे मार देगी पंकज, मुझे बचा ले यार। अचानक वो औरत कार की विंडशील्ड पर आकर बैठ गई। विकास ने जब उसका चेहरा देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। वो औरत अचानक एक बेहद खतरनाक चुड़ैल में बदल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। विकास को कुछ याद आने लगा। कुछ दिन पहले ही विकास ने नई कार खरीदी थी। रात के समय वो अपने दोस्त को पार्टी देकर घर वापस लौट रहा था। वो कार की स्टीरियो पर गाना सुनते हुए पूरी स्पीड में कार चला रहा था कि तभी सामने से एक आदमी, जिसने अपनी साइकिल के पीछे अपनी पत्नी, जिसकी गोद में उसका छोटा बच्चा था, उन्हें बिठाकर उसी तरफ आ रहा था। अचानक वो आदमी विकास की गाड़ी के सामने आ गया। विकास ब्रेक लगा पाता उससे पहले ही कार ने उस आदमी की साइकिल को टक्कर मार दी। विकास की गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक गई। वो जल्दी से कार से उतरा और पीछे जाकर देखा तो वो आदमी मर चुका था। उसकी पत्नी बुरी तरह घायल थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। वो खिसकती हुई अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रही थी। वो विकास की तरफ देखकर बोली, बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। लेकिन उसे देखकर विकास बुरी तरह से डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और उस औरत को मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग गया। अभी वही औरत विकास की कार की विंडशील्ड पर बैठी हुई थी। विकास बहुत डरा हुआ था, लेकिन पंकज अभी भी उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक विकास की कार अपने आप ही चल पड़ी। वो कार इतनी तेजी से बढ़ी कि विकास उसे संभाल ही नहीं पाया और एक पेड़ से जा टकराया। सुबह कुछ पुलिस वाले वहां आए। उन्हें विकास और पंकज की लाश मिली। वो एक्सीडेंट भी बिल्कुल वहीं हुई थी जहां विकास ने उस साइकिल सवार आदमी को टक्कर मारी थी। मंटू आज बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी। माँ, आज जितना काम करना है कर लो, कल से तुम्हें एक काम न करने दूंगा। तो बेटा, क्या तेरी शहरी दुल्हन काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी पहले ही बहुत तपस्या कर ली। अब शादी के बाद आप शहर चल के हमारे साथ रहोगे और आप कोई भी काम नहीं करोगे। बेटा, तूने इतना कह दिया, यही बहुत है। तू जा और अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जी।
कहाँ मुझ बुढ़िया के चक्कर में रहेगा। मैं यही इस कोठी में तेरे पापा की यादों के साथ रह लूंगी। अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर माँ मंटू की बलाएं लेने लगती है और उसको उसके कमरे के बाहर छोड़ के आती है। मंटू एक्साइटेड होकर रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं, दुल्हन की आंखों का कलर बदल जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो मंटू पर अटैक कर देती है। दूसरे दिन सुबह जब माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है मंटू मरा पड़ा हुआ है और बहू के हाथों में खून लगा है और दूर एक दिल पड़ा हुआ है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा। तो क्या रात में भूत आया था? माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। मंटू की मां बहू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मार दिया। आप आराम से मुझे बताएं हुआ क्या है। कल मेरे बेटे की शादी हुई थी और इनकी सुहागरात थी और मेरे बेटे का खून हो गया। इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो मंटू से प्यार करती थी। मैं भला उसे क्यों मारूंगी? मैं भी तो बाहर वाले रूम में थी, कोई बाहर से आया ही नहीं। तो क्या भूत मार गया मेरे बेटे को? ये आपका जो केस है, इस तरह के पहले 5 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। हो सकता है आपकी बहू सही कह रही हो। मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत कह रहा है। मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। सर, ये बिल्कुल उसी क्राइम सीन की तरह है जो हमने लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन किया था ना। हाँ, देख लो, कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए तो। वो लोग वहां इन्वेस्टिगेशन करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सर, मैंने बॉडी को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। ओके, पहले भी सारे फिंगरप्रिंट्स जो आए हैं वो दुल्हनों के ही थे और दुल्हनों को कुछ याद नहीं था। हाँ सर, 5 में से किसी दुल्हन को कुछ भी याद नहीं। कहीं कोई और चोर नजर नहीं आ रहा इस केस का। सर, इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और डर भी। अरविंद, ये 5वां केस है। अगर अब भी हम तय तक नहीं पहुंचे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। सर, गांव में हल्ला है कि ये किसी भूत का काम है। ऐसा नहीं हो सकता। पर सर, आप भी सोचिए ना कि इतने दिनों में हमें इस केस का कोई लिंक क्यों नहीं मिल पा रहा। तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो? सर, हर बार सुहागरात वाले दिन ही दूल्हा मर रहा है। सारे सबूत कहते हैं कि दुल्हन ही मर्डरर है, पर दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता। आश्चर्य की बात तो है कि मंटू की दुल्हन हो या बाकी दुल्हन, इतनी आसानी से दोनों को पटक कर बिना किसी औजार के उसके सीने से दिल निकाल लेना, इतनी ताकत उसमें कहां से आ जाती है? और नाखून इतने खतरनाक हो जाते हैं क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। उसे देखते हुए वो लोग बातें करते हैं। हाँ, जैसा सोचा था वही आया। ये खून भी दुल्हन के हाथों से ही हुआ है। अच्छा सुनो, पता करो गांव में अगली शादी किसकी है। सर, अगली शादी तो 15 दिन बाद आपकी है। उससे पहले किसी और की तो नहीं है। सब लोग डर रहे हैं। अभी सैटरडे को एक की थी, उसने कैंसिल कर दिया। अब तो आप ही की होगी। चलो अच्छा है, मेरी शादी में अब इस केस का रिजल्ट पता चलेगा। सर, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको पता है ना कि आप मर भी सकते हो। अरे, इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर अरविंद को सारी प्लानिंग समझाता है। दोनों बात करते हैं
और फिर 15 दिनों के बाद इंस्पेक्टर विवेक और अवनी की शादी की तैयारी हो रही है। इंस्पेक्टर के घर में फूल पत्तियों के डेकोरेशन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और इंस्पेक्टर के बेडरूम को अच्छे से सजाया जाता है। शादी के बाद जब वक्त आता है सुहागरात का, तब इंस्पेक्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स बाहर खड़ी रहती है। अरविंद भी अपने कुछ कलीग के साथ रूम के दरवाजे पर खड़ा रहता है। वो लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर रखे होते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर जाता है, वैसे ही डरावना माहौल बन जाता है। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। आंधी तूफान आ जाता है। दुल्हन की आंखें काली हो जाती हैं और उसकी स्किन का कलर काला होने लगता है। इतनी सुंदर लड़की किसी चुड़ैल की तरह दिखने लग जाती है। अवनी, आने में बड़ी देर लगा दी। विवेक, जो अभी तक भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं करता था, ये देखकर बहुत डर गया। इतना घबरा गया कि वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। अब अवनी उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। डार्लिंग, वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, मेरा नहीं है। तुमने तो 2 साल पहले ही मेरा दिल चुरा लिया था। नहीं, मेरे पास दिल नहीं है। मुझे दिल चाहिए। अभी तक किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हो पाया है। इतना कहकर वो विवेक पर कूद जाती है, उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके सीने पर मारने लगती है। आज ये दिल मेरे सीने में लग जाए, बस फिर मैं वापस पूरी हो जाऊंगी। मुझे ऐसे मार के तुम्हें दिल क्यों चाहिए? मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी और फिर दिल निकाल लूंगी। इसी बीच किसी तरह से विवेक अपने सहयोगियों को मैसेज भेजने में सफल हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अवनी को विवेक से अलग करके सोफे पर बांध के बिठा देते हैं। चलो अब आराम से बात करते हैं। तुम सब एक जैसे हो, बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए था? बाकियों को भी तुमने इसीलिए मारा क्या? हाँ। तो दिल तो तुमने सबका उनकी लाश के साथ ही छोड़ दिया। किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ है? मेरे पति ने सुहाग रात वाले दिन मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। तो तुम उसके किए की सजा दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे सारे दिलों में वही दिखाई देता है। तुम क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। उसने शादी करके मुझे मार दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम शांत हो जाओ पहले। उसने मेरी जिंदगी छीन ली और मैं शांत रहूं? उसने मुझे पहले मारा, फिर मुझे अपने घर के पीछे बगीचे में दफना दिया और मेरे घर वालों से आज भी पैसे मांगता है, उन्हें परेशान करता है। क्या नाम है उसका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जैसे ही अपनी आगे कुछ बोलती, उससे पहले अरविंद पुलिस फोर्स को साइड हटाते हुए आगे चला। हटो हटो, मुझे देखने दो। अरविंद, अच्छा तो तुम आ ही गए मेरे पास। तू एक आत्मा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अवनी का शरीर है और मेरी ताकत। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरविंद अपना पिस्टल निकाल लेता है। सब लोगों के सामने विवेक को गन पॉइंट पर रखकर बोलता है, बंद करो ये बकवास, इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो। अब इस केस को तांत्रिक बाबा ही सुलझा सकते हैं। तभी अवनी अपनी सारी रस्सियों को तोड़कर उड़ के आकर अरविंद पर कूद जाती है और जमीन पर लिटाकर मार मार कर उसके सीने से दिल निकाल लेती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए खूब जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है।
दरअसल अरविंद ही उस आत्मा का पति था। विवेक अपने सहयोगियों के साथ उस बगीचे में जाता है जो उस आत्मा ने बताया था। पुलिस जब चेक करती है तो वहां उन्हें जमीन खोदने पर एक मानव कंकाल मिल जाता है। वो उसे निकलवा लेता है और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाता है। तब जाकर उस आत्मा को शांति मिल जाती है और गांव में फिर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है। खुशबू ने कुछ ही दिनों पहले कॉलेज ज्वाइन किया था। वो बेहद खूबसूरत थी। कॉलेज में हर कोई उसकी खूबसूरती पर कायल था। मैडम, कॉलेज में आते ही अपना जादू चला दिया। देख, सबकी नजर तुझ पर ही है। खुशबू अपना फोन चेक करती है तो उसमें रोहित की रिक्वेस्ट आई होती है। खुशबू खुश होकर अपने दोस्तों के साथ शो ऑफ करने लगती है। Guess what? मुझे रोहित की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो बोलो क्या करूं? अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं या थोड़ा तड़पने दूं उसे? क्या? रोहित की रिक्वेस्ट? तू तो बड़ी लकी है यार। बड़ा ही हैंडसम है वो तो। तभी उसकी सीनियर सोनिया वहां आ जाती है और रोहित का नाम सुनकर घबरा जाती है। क्या? तुझे रोहित की रिक्वेस्ट आई है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। जितना हो सके उससे दूर ही रहना खुशबू। लेकिन क्यों? मेरी मानो खुशबू, रोहित को भूल जाओ, वरना जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। प्लीज मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। सोनिया वहां से चली जाती है। लोग भी ना कितने जलनखोर होते हैं। खुशबू सोनिया की बात को नजरअंदाज करके रोहित की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर बाद रोहित खुशबू के सामने जाता हुआ उसकी तरफ मुस्कुराता है और वो रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूर से उन दोनों को कोई देख रहा होता है। खुशबू हॉस्टल के कमरे में रोहित से बातें कर रही होती है और तभी कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। उसी रात हॉस्टल में खुशबू के कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। खुशबू नींद से उठती है। अब इतनी रात कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता। बिल्कुल सन्नाटा होता है। वो दरवाजा बंद करके फिर से सोने जा रही होती है कि उसके कान के पास आकर कोई उसका नाम पुकारता है, खुशबू। कौन है? वो आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाती है। कमरे में चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं होता। अचानक उसके बाल उड़ने लगते हैं, मानो किसी ने उसके बालों में फूंक मारी हो। घबराकर दरवाजा खोलने के लिए भागती है। तभी एक लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और उसका पैर पकड़ लेता है, जिससे वो गिर जाती है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है। कौन है? कौन है वहाँ? देखो, मुझसे मजाक मत करो। मैं कॉलेज में कंप्लेन कर दूंगी। उसके बाजुओं में अचानक से खरोच के निशान आ जाते हैं। खुशबू दर्द से चीख उठती है। वो दर्द से करा रही होती है। तभी एक भयानक आत्मा उसके सामने आती है। खुशबू के उस आत्मा को देखकर होश उड़ जाते हैं। वो जमीन पर घिसट कर भागने की कोशिश करती है। तभी आत्मा अपने हाथ को लंबा करती है और खुशबू के बाल को पकड़कर ऊपर उसे उठाती है और उसे बुरी तरह मारती है। खुशबू दर्द में चिल्ला रही होती है पर हॉस्टल में किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना तुझे? अब मैं ये तेरा चेहरा ही खराब कर दूंगी, जिससे रोहित तुझे नफरत करने लगे। वो आत्मा खुशबू के चेहरे को अपने बड़े नाखूनों से नोच देती है। खुशबू बेहोश हो जाती है। अगली सुबह नेहा और बाकी बच्चे और कॉलेज के हेडमास्टर वहां आ जाते हैं और उसे देखकर घबरा जाते हैं। खुशबू होश में आ जाती है पर वो पूरी तरह कांप रही होती है। उसकी आंखों से वो भयानक आत्मा का चेहरा नहीं जा रहा था।
वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैंने तो पहले ही कहा था रोहित से दूर रहने को, देखो क्या हो गया। नेहा खुशबू की ऐसी हालत देखकर गुस्से में रोहित के पास जाती है। क्या किया तुमने मेरी दोस्त के साथ? तुमसे ही उसने बात की थी ना रात को? मैं जानती हूँ, उसी के बाद ये सब हुआ है। क्या खुशबू के साथ भी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। रोहित घबराकर वहां से चला जाता है। नेहा सोनिया से जाकर पूछती है तो सोनिया उसे बताती है। आज से 1 साल पहले रेवा नाम की एक लड़की ने कॉलेज ज्वाइन किया था। वह बड़ा ही अजीब सा व्यवहार करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसे अपने लुक्स को लेकर भी बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता था। हमेशा अपने को शीशे में देखकर गुस्सा हो जाती। एक दिन उसकी मुलाकात रोहित से हुई। वह रोहित को पसंद करने लगी, पर रोहित तो उसे नोटिस भी नहीं करता था। एक दिन हिम्मत करके उसने रोहित को अपने दिल की बात बताई, तो रोहित ने सबके सामने उसे मना कर दिया। आशा से प्यार करता हूँ, सॉरी। रेवा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद की कलाई काट लेती है। अगले दिन उसकी लाश के साथ दीवार पर खून से लिखा होता है कि रोहित सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसी रात रेवा ने अपना पहला शिकार आशा को बनाया। उसके दरवाजे पर भी रेवा ने दस्तक दी। कौन है दरवाजे पर? लगता है रोहित है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, खून में लिपटी रेवा उसके सामने खड़ी थी। आशा के रेवा की आत्मा को देखकर होश उड़ गए। कौन हो तुम? मेरे रोहित को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आत्मा आशा का सर दीवार से पटकती है और उसे घसीटते हुए छत पर ले जाती है। आशा आत्मा की डर से अपने आप ही छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। जब से रोहित से जो भी लड़की प्यार करती है, रेवा या तो उसे मार डालती है या फिर उसका खुशबू जैसा हाल कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आत्मा ऐसे ही सबकी जान लेती रहेगी। सोनिया, क्या रेवा को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है? मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं वेद जी, बड़े ही ज्ञानी हैं। उन्होंने एक उपाय बताया था कि रेवा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, पर उसके लिए उसे बुलाना जरूरी है। पर इसके लिए कौन अपनी जान खतरे में डालना चाहेगा? इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं बुलाऊंगी रेवा की आत्मा को। मैं अपनी दोस्त खुशबू का बदला लूंगी। तुम मुझे वो उपाय बताओ सोनिया। हमें उस आत्मा को अपने जाल में फंसाना होगा और किसी तरह रोहित को ही उसके गले में मंत्रमाला डालनी होगी, तभी उसे मुक्ति मिल पाएगी। पर क्या रोहित इस बात के लिए तैयार होगा? मैं अभी उससे बात करती हूँ, वो जरूर मेरी बात समझेगा। नेहा रोहित को फोन पर सब समझाती है। मैं तैयार हूं नेहा, तुम बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। नेहा वेद जी से मंत्रमाला लेने जाती है। याद रखना बेटी, इस रोहित को ही ये माला उस आत्मा के गले में पहनानी होगी, तभी उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। और हाँ, आज तुम लोग कामयाब नहीं हुए तो फिर उस आत्मा की शक्तियां और बढ़ जाएंगी और कोई भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगले दिन कॉलेज में नेहा रोहित से प्यार भरी बातें कर रही होती है और रेवा की आत्मा गुस्से से उसे देख रही होती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रात का वक्त है। नेहा रात में अपने कमरे में जाती है और रेवा का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने वाली खिड़की टूट जाती है और रेवा की आत्मा नेहा के सामने आ जाती है और आत्मा गुस्से से तिलमिलाई होती है। उसकी लाल आंखों से खून टपक रहा होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रोहित के करीब जाएगी? तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि कॉलेज की कोई भी लड़की रोहित के पास नहीं भटकेगी। आत्मा अपना विकराल रूप ले लेती है। नेहा उससे बचकर कमरे से भागती है, पर वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। नेहा का दम घुटने लगता है। नहीं छोड़ूंगी,
करूंगी। लेकिन तभी पर्दे के पीछे छुपा रोहित बाहर निकलता है और रेवा के गले में मंत्र माला डाल देता है और वह आत्मा चीखती हुई भस्म हो जाती है। थैंक यू रोहित, तुम्हारे कारण रेवा को मुक्ति मिली है। तुमने हिम्मत न दी होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। तुमने मुझे भी रेवा से मुक्ति दिलाई है। रेवा की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और कॉलेज और रोहित को आजादी मिल जाती है।